इसमें जो जिस तरीके का एक नजरिया जो है कि बेहतर तो वही है जो शहर में है। तो एक तरीके से जो लैंड यूज चेंज करने का जो पूरा का पूरा एक मकसद चला हुआ है, वो इसका कारण है कि गांव को शहर में बदलना है। शहर के आसपास की जो जगह बची हुई है उसमें निर्माण कार्य करना है। तो ये कारण ये है। तो जुलाई के महीने में बर्फबारी हो रही है और एक तरफ तेज बारिश हो रही है, तो ये साफ साफ जलवायु संकट की तरफ ये संकेत है। अभी भी अगर हम नहीं चेते तो ये इस तरह की घटनाएं यहाँ के भूगोल के लिए सामान्य नजर होते हुए हमें दिखेगी आने वाले टाइम में। नहीं नहीं, वो चाहे आंदोलन में तो कन्वर्ट हो रहा है। जी। वो जो है पर्यावरण के सवाल, जल जंगल जमीन के सवाल स्थानीय स्तर पर आंदोलन के सवाल बनते हैं, लेकिन वो चुनाव के सवाल नहीं बनते। अब वो हम तो देख रहे हैं, हमारी सरकार की प्राथमिकताएं तो शराब है, हम्म। खनन है। हमारे यहाँ तो रोजगार का सवाल उत्तराखंड राज्य आंदोलन का सवाल था, लेकिन आप देखिए कि जिस तरह से रोजगार की हालत है, पेपर लीक, भर्ती घोटाला, ये सब उत्तराखंड में। और ये जो है चुनाव के समय, अभी 2024 का चुनाव आने वाला है, लेकिन हमारे यहाँ मुद्दा हिंदू मुसलमान हो जा रहा है। सरकार पूरी तौर पर कोशिश कर रही है। नमस्कार दोस्तों, मैं अजय प्रकाश और आप देख रहे हैं जनज्वार। हिमाचल प्रदेश में जो हाहाकार मचा हुआ है वह त्वरित घटना तो नहीं है, वह सिर्फ भगवान भरोसे की बात तो नहीं है। यह देश समझता है, लेकिन देश को ज्यादा समझने वाले लोग इसको और बेहतर समझते हैं वो लोग जो कि वहीं रहते हैं, वहां जीवन जीते हैं और उन्हें बचाने का प्रयास करते हैं। आज हमारी आंखों के सामने ब्यास नदी का तांडव दिख रहा है और मनाली से लेकर चंडीगढ़ तक में हाहाकार हमें दिखाई दे रहा है। लेकिन इसके कारण में क्या क्या है, कैसे ये हो रहा है, क्या गड़बड़ियां हुई हैं, क्या सावधानियां बरती जानी चाहिए, इन सभी जानकारियों के लिए हमारे साथ हिमाचल प्रदेश के सामाजिक कार्यकर्ता सुमित है। सुमित पिछले एक दशक से ज्यादा समय से पर्यावरणीय मामलों यानी जल जंगल जमीन पर काम कर, हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार इस तबाही की जड़ में क्या है। सुमित जी, आपका जनज्वार में स्वागत है। और सबसे पहली बात ये कि जैसा कि यह दिख रहा है, कहीं मणिकर्णन तबाह हो रहा है, कहीं मनाली, कहीं हाईवे, आखिरकार यह किसकी देन? सबसे पहले तो धन्यवाद जनज्वार का। देखिए, जिस तरीके से पूरे वैश्विक स्तर पर आज जलवायु परिवर्तन का जो पूरा का पूरा दिख रहा है, वो साफ जो आज हिमाचल में जो घटना हो रही है उसका एक संकेत है, उसका एक परिणाम है। अक्सर ये चीज देखने को मिलती है कि प्राकृतिक आपदा कहकर जो इस तरह की घटनाएं होती हैं उनको ठंडे बस्ते में डाल दिया जाता है, लेकिन जो कारण जो होते हैं वो कहीं ना कहीं मानवीय रहते हैं। वो चाहे 2013 की उत्तराखंड की आपदा हो या वो अलग अलग समय में जब भी हिमाचल में या हिमालय के क्षेत्र में खासकर जो घटनाएं होती हैं इस तरह की वो मानवीय कारण उनके पीछे हमेशा रहता है। पहली बात तो हमें यह समझने की जरूरत होगी कि जो अभी तक जो मानसून से पहले का अगर यहाँ मौसम अगर देखा जाए हिमाचल में, तो मई तक यहाँ पर बिल्कुल ठंड थी। उच्च हिमालयी क्षेत्रों में बर्फबारी चल रही थी। जो नीचे के जो इलाके हैं वहां पर भी ठंड मौजूद थी। जून के बाद से फिर एक जो मानसून का जो सिलसिला है वो देखने को मिला है। अगर हम थोड़ा सा जो मौसम विभाग के अगर आंकड़ों को अगर देखें, तो 1 जून से लेके जुलाई 9 तक जो बारिश हुई है वो 160 ज्यादा है जो नॉर्मल रेनफॉल यहाँ होता है। तो लगभग 70% जो फीसदी जो है रेनफॉल में यहाँ पर बढ़त दिखी है। तो एक तो ये जलवायु परिवर्तन का साफ साफ जो यहाँ पर संकेत इस तरीके के आंकड़े देते हैं। जब कल 9 तारीख के वीडियो जब हम अपनी स्क्रीन में सोशल मीडिया या न्यूज चैनल के माध्यम से देख रहे थे कि कहीं पर पुल टूट रहा है, कहीं कारें बह रही हैं, तो उसी वक्त जो यहाँ हिमाचल का जो हिमालयी क्षेत्र जो लाहौल और स्पीति जो क्षेत्र है वहां पर बर्फबारी हुई थी। तो जुलाई के महीने में बर्फबारी हो रही है और एक तरफ तेज बारिश हो रही है, तो ये साफ साफ जलवायु संकट की तरफ ये संकेत है। अभी भी अगर हम नहीं चेते तो ये इस तरह की घटनाएं यहाँ के भूगोल के लिए सामान्य नजर होते हुए हमें दिखेगी आने वाले टाइम में।
और चे जहां तक बात है, जी, जी, जब आप चेते कह रहे हैं तो उसका क्या मतलब है? जिस जिस तरीके से पूरे हिमालयी क्षेत्र में जो विकास के नाम पर जो अंधाधुंध निर्माण कार्य हो रहे हैं, चाहे वो शहरीकरण को लेकर है, चाहे वो फोर लेन परियोजनाएं हैं, अब तो पहाड़ों में भी अब रेल चलाने के सपने दिखाए जा रहे हैं, कई जगहों जी। पर काम चल भी रहा है। हुँ, तो ये सीधे सीधे इस तरीके के हुँ, जो अनियोजित जो विकास काम हो रहे हैं, जी। जो निर्माण काम हो रहे हैं, उनकी वजह से जो आपदा का जो रूप है वो इस तरीके से विकराल दिख रही है। हुँ। सुमित जी, ये बताइए कि जब आप ये कह रहे हैं कि हमारे यहाँ विकास के जो मानक, तो सवाल ये है कि अगर विकास नहीं होगा, सड़कें नहीं बनेंगी, तो आखिरकार फिर होगा क्या? बिल्कुल जी, जो जिस तरीके से पहाड़ी जो इलाके हैं वहाँ पर मूलभूत सुविधाओं को पहुँचाना हुँ, और उसके हकदार हर कोई भारतीय नागरिक हैं। संविधान के अंदर हर किसी का ये अधिकार है कि मूलभूत जो सुविधाएं हैं वो हर एक नागरिक को मिले। हुँ, अ, वो बिल्कुल ठीक है, सड़कें गाँव में पहुँचनी चाहिए। लेकिन जो सड़कें हैं वो किस तरीके से उनका निर्माण कार्य होगा, उनका जो मलबा जो सड़कों के निर्माण कार्य से निकलता है उसका निस्तारण किस तरीके से होगा, ये सारी जो चीजें हैं, कितने पेड़ कटेंगे, उन पेड़ों के एवज में फिर क्या होगा, इन सारी चीजें, ये जो सवाल हैं ये वैसे के वैसे धरातल में रहते हैं। दूसरी बात यह है कि सड़कें गांव में पहुंचनी चाहिए, जी, लेकिन क्या जिन सड़कों को बनाने के लिए जो फंड जो दिया जाता है सरकार की ओर से, क्या वो पर्याप्त है? क्या उस फंड के तहत मलबे को किस तरीके से निस्तारण करना है, उसका उसमें उसको उस दायरे में रखा जाता है क्या? क्या उसके ऊपर निगरानी रखी जाती है? मतलब ये आपका सारे ये कहना सवाल। है कि ये सारे जो मानक हैं, ये सब कुछ कारण है आज जो तबाही हमें आँखों से दिखाई दे रही है उसकी। बिल्कुल, बिल्कुल। इसमें जो 2-3 एक चीज़ें हैं कि हुँ, एक तो इसमें कि जो गाँव के लिए जो लिंक सड़कें निकल रही हैं, वो तो एक जिसमें पेड़ों का अंधाधुंध कटान है, उसका मलबा हुँ, उसमें नदियों के किनारे फेंक दिया जाता है, वो एक कारण है। लेकिन साथ ही साथ जो बड़े-बड़े जो 4 लेन हाईवे आज टूरिज़्म के नाम पर जो स्थापित किए जा रहे हैं, आज अगर देखा जाए कि जिस तरीके से लिंक सड़कें ध्वस्त हैं, उसी रूप से जो 4 लेन हाईवे जिसको ऑल वेदर का नाम दिया गया था कि 12 महीने इस सड़क पर आप चल सकते हैं। आज सबसे ज्यादा जो हालत जो खराब है वो ये जो 4 लेन हाईवे, आप चाहे चंडीगढ़ से लेके मनाली तक, जैसे आपने अपने हुँ, भूमिका पर में वो बात जी, कही थी, वो बिल्कुल सही साबित होती है। आज जगह जगहों पर लैंडस्लाइड हो रही हैं, 4 लेन पे पानी नालों में मलबा भरने के कारण पानी जो है वो 4 लेन हाईवे में बह रहा है। और नदियों के किनारे पर जिस तरीके से जो अनियोजित जो निर्माण कार्य हुए हैं, हुँ, वो चाहे सरकारी निर्माण कार्य हो या निजी हो, वो टूरिज्म के लिए होटल या गेस्ट हाउस के रूप में किए गए हैं, आज वो ध्वस्त होते हुए दिख रहे हैं, जी, क्योंकि नदी को अपने फ्लड प्लेन में बहना ही होगा, चाहे वो अगर 10 सालों में अगर पानी उसमें कम बह रहा है, लेकिन जिस तरीके से मौसम में बदलाव लगातार हम देख रहे हैं, वो फ्लड प्लेन में वापस नदी को बहना ही होगा। जब उसको रास्ता कहीं से नहीं मिलेगा तो वो सड़क पे बहने के लिए मजबूर है, और जब सड़क में बहेगी तो उसमें कार भी बहेंगे, उसमें मकान भी बहेंगे, उसमें जो भी उसके रास्ते में आएगा वो अपने साथ लेते हुए चलेगी। जी। अतुल जी हमारे साथ हैं और अतुल जी जोशीमठ आंदोलन के मुख्य संयोजकों में शामिल हैं और वह लंबे समय से जल जंगल जमीन बचाओ को लेकर उत्तराखंड में संघर्ष कर रहे हैं। 2013 की त्रासदी अतुल जी ने अपने संघर्षों के दिनों में ही देखी। अतुल जी, यह दूसरी 2013 आप हिमाचल में देख रहे हैं। आप सब लगातार लड़ते रहते हैं, आखिर कमी कहाँ रह जाती है, चूक कहाँ रह जाती है जो वह लड़ाई सफल नहीं होती और हर बार त्रासदी सामने आ जाती नहीं, नहीं, चूक तो वही है जो सुमित अभी डिटेल बता रहे थे कि है? सरकारें जो हैं पुरानी आपदाओं से सबक नहीं लेती। चाहे वो 2013 की आपदा हो, 2021 की आपदा हो या उससे पहले की जी, आपदाएँ। हिमाचल में भी ये कोई नई आपदा नहीं है। इससे पहले भी हिमाचल इस सब से गुज़र चुका है।
समस्या यहाँ है कि हमारी सरकारें, हमारे नीति नियंता, जो नीति बनाने वाले लोग हैं, वो इन आपदाओं से सबक नहीं सीखते। वो जो हिमालय का जो चरित्र है, हिमालय की जो प्रकृति है, उसको समझने को तैयार नहीं है। हिमालय में हिमालय की प्रकृति को समझ के, वहाँ के पारिस्थितिकी, वहाँ के पर्यावरण के अनुसार अगर आप नीति बनाएँगे, तो वो टिकाऊ होगा। अन्यथा जो है वो ऐसी ही आपदाओं का कारण बनेगा। और इस समय तो जो है इसके अलावा हमारा विकास का जो ढांचा खड़ा हो रहा है वो तो अपनी जगह है ही है। उसके अलावा जैसे अभी सुमित कह रहे थे कि मौसम का जो बदलाव है, मतलब बारिश जो है जिस तरह से अब हो रही है अतिवृष्टि के तौर पर, मानसून का जो पैटर्न है वो बिल्कुल बदल गया है। इन सब परिस्थितियों को ध्यान में रखे बगैर अगर आप यहाँ विकास का ढांचा खड़ा करेंगे, तो ये चीजें आपको फेस करनी ही होंगी। जोशीमठ के सवाल पर भी हमने यही कहा कि आप बड़ी जल विद्युत परियोजनाएं, बड़े हाईवे, रेलवे की सुरंगें, ये सब यहाँ बनेगा तो हिमालय अब इसको सहन करने की स्थिति में नहीं है। यहाँ वैसे ही भार क्षमता जो है बहुत ज्यादा हो गई है। पर्यटन जिस तरह से आ रहा है वो बेकाबू है, उस पर कोई नियंत्रण नहीं है। तो ये सब चीजें मिल करके इन आपदाओं का कारण बन रहा है। और हमारे नीति नियंता अपने लोभ, लालच, पूंजी केंद्रित विकास के चलते इसको और ज्यादा बढ़ावा दे रहे हैं। तो इसको ध्यान में रखे बगैर हम जो है लगातार उसका एक चीज जो अतुल जी खामियाजा है वो वहाँ के समझें, आम। एक जी, जी जी, एक चीज जी, समझें बिल्कुल। कि जनता वहां की है, हिमाचल की जनता का 90% वहीं की आबादी होगी, 10% बाहर के लोग होंगे। उत्तराखंड में भी वही हालत है, मंत्री वहीं के, सांसद वहीं के, नेता वहीं के, लूटने वाले थोड़े बाहर के होंगे, थोड़े वहीं के होंगे। तो इतनी बड़ी जो जनता का की आबादी है, यह अपने जीवन रक्षा में इन सवालों को बड़े आंदोलन में क्यों नहीं कभी कन्वर्ट कर पाती, या फिर मान लिया जाता है कि जब आएगा तो देखा जाएगा। दिक्कत कहाँ? नहीं, नहीं, वो चाहे आंदोलन में तो कन्वर्ट हो रहा है। जी वो जो है पर्यावरण के सवाल, जल जंगल जमीन के सवाल स्थानीय स्तर पर आंदोलन के सवाल बनते हैं, लेकिन वो चुनाव के सवाल नहीं बनते। वही वो चुनाव में मुद्दा नहीं बनते। अगर वो चुनाव के सवाल बनेंगे और उनके आधार पर प्रकृति, पर्यावरण, इनको बचाने वाले जो मुद्दे हैं, उनके आधार पर अगर चुनाव होने लगेगा, तो शायद है कि जो हमारे नीति नियंता हैं, वो इस पर सोचने को मजबूर होंगे। लेकिन होता ये है कि आंदोलन के मुद्दे आंदोलन तक सीमित हैं, वो चुनाव के मुद्दों में नहीं बदल पा रहे हैं, लेकिन आप लोगों का जिससे कि राज्य उनको तो जल जंगल जमीन का ही राज्य है, वहां तो यही मुद्दा होना चाहिए, इसके अलावा हो क्या सकता है मुद्दा? नहीं, तो अब वो हम तो देख रहे हैं हमारी सरकार की प्राथमिकताएं तो शराब है, खनन है, और वो उसी के आधार पर जो है आप देखिए हमारे यहाँ तो रोजगार का जो सवाल है वो मुद्दा नहीं बन रहा है। यहाँ जो है हिमाचल में तो फिर भी जो है जो वहाँ नींव पड़ी शुरुआती समय में जब हिमाचल राज्य बना, तो वो जो वहाँ बुनियादी काम हुआ फल पट्टी बनने से लेकर और तमाम चीजें, वो हमारे यहाँ नहीं हुआ। हमारे यहाँ तो रोजगार का सवाल उत्तराखंड राज्य आंदोलन का सवाल था, लेकिन आप देखिए कि जिस तरह से रोजगार की हालत है, पेपर लीक, भर्ती घोटाला, ये सब उत्तराखंड में। और ये जो है चुनाव के समय अभी 2024 का चुनाव आने वाला है, लेकिन हमारे यहाँ मुद्दा हिंदू मुसलमान हो जा रहा है। सरकार पूरी तौर पर कोशिश कर रही है कि मुद्दा हो वही जाए लैंड वही जिहाद, समझने की, मुद्दा हो जाए आप लव दोनों जिहाद। से और जी जी, आप दोनों से यही समझने की कोशिश कर रहा हूं मैं, और हमारे पाठक दर्शक भी समझना चाहेंगे कि राज्य पहाड़ी है, जल जंगल जमीनी हर आदमी की जीवन रेखा है। वह बड़ा आदमी हो या छोटा आदमी हो, रहते हुए इस त्रासदी में मारा जा सकता है, बावजूद यह सवाल नहीं बनता है। और जो मुसलमान आपके राज्य में बमुश्किल 7-8% हैं, वो भी तराई में, और ऊपर जाके तो वो भी 1-8% हो जाते होंगे, वह मुद्दा बन जाता है। ये गैप क्या है सर, वह बात मैं समझना चाहूंगा आपसे। सुमित आपसे भी, ललित जी आपसे भी। सुमित आप बताएं जी। मैं इस चीज में एक बात जोड़ना चाहूंगा कि ऐसा नहीं है कि चुनाव का मुद्दा नहीं बन रहा है, कि जल जंगल जमीन का मसला है। हिमाचल में अगर देखा जाए तो जनजातीय इलाका है, जनजातीय जिला किन्नौर, जो सतलज घाटी में है। जी और यहाँ हिमाचल में सबसे ज्यादा जो जल विद्युत उत्पादन लगभग 3,000 मेगावाट से ज्यादा इस जिले के अंदर हो रहा है। तो यहाँ के जनजातीय समुदाय ने जल विद्युत परियोजनाओं के निर्माण से जो भी नुकसान देखा है अभी तक, उसको देखते हुए अब एक तरीके से एक राजनीतिक मुद्दा बना लिया है
कि अब इससे ज्यादा जल विद्युत निर्माण परियोजनाओं का निर्माण जो है हमारी इस घाटी पे नहीं होना चाहिए। तो लोग लगातार जो भी संवैधानिक अधिकार क्षेत्र हैं, जगह हैं, उनको इस्तेमाल करते हुए लोग अपनी बात उठा रहे हैं। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण बात तो यह है कि आज के ही दिन, आज खबर है द हिंदू की, जो भारत केंद्र सरकार द्वारा जो नया वन संरक्षण बिल जो लेके आने का जो प्लान है, उसको जो ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी है उसने अपनी हरी झंडी दे दी है। और इस बार के मॉनसून सत्र में ये माना जा रहा है कि उसको एक तरीके से पारित कर दिया जाएगा। और जबकि उसके प्रावधानों को अगर देखा जाए, जो इसमें इंक्लूड किया गया है कि जो एलएसी या एलओसी से सटे हुए 100 किलोमीटर तक का जो दायरा है, उसमें अगर सरकार को यदि लगता है कि स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से कोई निर्माण कार्य होना है, तो उसके लिए किसी भी प्रकार की क्लियरेंस की या फिर ग्राम सभा की अनुमति की कोई आवश्यकता नहीं होगी। तो आप देख रहे हैं कि जो सबसे ज्यादा 100 किलोमीटर के दायरे में हमारा संवेदनशील, जो सबसे ज्यादा भौगोलिक तौर से जो एक तरीके से जो कॉम्प्लेक्स जो लैंडस्केप है, वो सबसे ज्यादा टारगेट होने वाला है। और जो बड़ी बड़ी परियोजनाएं हैं, जल विद्युत परियोजनाएं हैं या सड़क निर्माण है या टूरिज्म के लिए जो मेगा स्ट्रक्चर बनने हैं, वो इन्हीं क्षेत्रों में बनना है। और क्लाइमेट चेंज के जो असर जो हैं, वो सबसे पहले इन्हीं इलाकों में देखने को हमें मिल रहे हैं। तो राजनीतिक रूप से लोग अपनी आवाज उठा रहे हैं। ये देखने वाली बात है, वो मैनिफेस्टो में तो आ जाता है, लेकिन मैनिफेस्टो में मुद्दे को लागू करवाने की तो जिम्मेदारी, सरकारी जो निर्माण है, जो जल विद्युत परियोजनाएं हैं, उनके खिलाफ तो फिर भी आवाज उठती है, कुछ आगे पीछे चीजें चलती हैं। लेकिन जो स्वतः खुद अपना घर नदियों के पेट में लोग बनाए हुए हैं, होटल बनाए हुए हैं, ये क्या किस दृष्टि से बनाते हैं? ये मान के चलते हैं अब कुछ होगा नहीं, जब होगा तो देखा जाएगा। वो नजरिया क्या है? क्योंकि ये गाड़ियां बहती हुई, होटल सामने बहते हुए, ये क्या देखिए, जो इसमें जो जिस तरीके का एक नजरिया जो है, जो ऊपर से जो नजरिया दिया जाता है, वो अलग अलग माध्यमों से, वो मीडिया के जरिए है या अखबारों के जरिए है या नेताओं के भाषणों के जरिए है या वो एडवर्टीजमेंट के जरिए है कि बेहतर तो वही है जो शहर में है। तो एक तरीके से जो लैंड यूज चेंज करने का जो पूरा का पूरा एक मकसद चला हुआ है, वो इसका कारण है कि गांव को शहर में बदलना है, शहर के आसपास की जो जगह बची हुई है उसमें निर्माण कार्य करना है। तो एक कारण ये है, इसमें अब रोजगार चलाना है। वैसे ही अगर देखा जाए, हिमाचल की अगर बात अगर करें, तो 75% जो है वन भूमि है। यहाँ पर निजी भूमि तो लोगों के पास बहुत ही कम है। और अभी भी मसला वहां पर अटक जाता है, क्या लोग अभी भी, क्या उनके पास घर है? कई ऐसी जनसंख्या है इधर कि वो अभी भी भूमिहीन है, उनके पास अभी भी घर नहीं है। जो घर वो रहते हैं वो वन भूमि में रहते हैं, उनके ऊपर बेदखली का भी लगातार डर रहता है। जिस तरीके से आज उत्तराखंड में देखने को मिल रहा है कि वहां पर जो वन बेदखली, लैंड जिहाद का नाम दिया गया है कि एक खास समुदाय को टारगेट करते हुए। लेकिन उसके अलावा अगर देखा जाए कि उत्तराखंड में बाकी जो समुदाय हैं, क्या वो वन भूमि के ऊपर निर्भर नहीं है? क्या उनके घर नहीं है? क्या उनके सवाल खेत मैं नहीं है? आपसे करना चाह रहा था कि जो तस्वीरें मुझे दिखाई दे रही हैं, जो वायरल हैं, वो तो नदियों के पेट में लोगों ने घर बना रखे हैं, होटल बना रखे हैं, मंदिर बना रखे हैं। तो मेरा ये कहना है कि भ्रष्टाचार के साथ साथ जीवन भी तो एक चीज है अपनी पीढ़ियों के लिए। जो पिता उस गलत जगह में घर बना रहा होगा, क्या वो अपने बच्चों के बारे में नहीं सोचता होगा? या वह मान के चलता होगा कि नहीं साहब, जैसे सब रह रहे हैं वैसे हम भी रहेंगे, जैसे सब जीते हैं वैसे हम भी जी लेंगे? ये क्या मानसिकता क्या है वहां रहते हुए? आप लोग सोचते होंगे, बात तो करते होंगे कि बनाया ही क्यों इस गड्ढे में घर? जिस तरीके से जो एक टूरिज्म को लेके जो पुश लगातार रहता है, और रेवेन्यू जनरेशन का जो पूरा का पूरा मसला रहता है कि टूरिज्म के जरिए हम रेवेन्यू जनरेट करेंगे। लेकिन जो टूरिज्म भी अलग अलग किस्म का है ना। अगर मास टूरिज्म अगर होगा, तो उसके लिए बड़ा होटल, बड़ा निर्माण कार्य आपको करना होगा। लेकिन जो एक जिस तरीके का भूगोल इधर है, जिस तरीके की परिस्थितियां इधर पर हैं, आज जरूरत है कि उसके ऊपर पुनर्विचार करने की, एक रिथिंक करने की। क्या हमें मास टूरिज्म चाहिए? सवाल ये उठता है। इसके तो बारे मेट्रो में में प्रचार लगा रहता है, आपके राज्य का भी, उत्तराखंड का भी।
बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो जो सिर्फ एक ही मानसिकता है कि आज रेवेन्यू जनरेशन होगा, वो केवल बड़े बांधों से होगा, वो बड़े टूरिज्म से होगा, उस मानसिकता को बदलने की आवश्यकता है। इसमें सरकार, नीति निर्माताएं और जो स्थानीय समुदाय हैं, इनको आपस में बैठकर आने वाली पीढ़ियों को, आने वाले भविष्य को देखते हुए वो निर्धारित करना होगा। और इसमें एक चीज ये है कि क्या स्थानीय ग्रामीणों का, स्थानीय जनता का क्या उसमें भागीदारी है? क्योंकि जो प्रोजेक्ट जो आते हैं, जो सपने जो दिखाए जाते हैं, वो तो ऊपर से दिखाए जाते हैं। और जब संवैधानिक, जैसे मैंने बताया कि जो जिस तरीके से भी अलग 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 जो संवैधानिक मंच जो हैं उनको संकीर्ण किया जा रहा है स्ट्रेटेजिकली, तो आखिर एक आम इंसान वो अपनी बात कहाँ रखे? शुक्रिया आपका बातचीत के लिए, धन्यवाद। हमारे साथ बातचीत कर रहे थे हिमाचल प्रदेश के सामाजिक कार्यकर्ता सुमित। उन्होंने विस्तार से बताया कि असल में ये जो तबाही हमको दिखाई दे रही है पिछले 3-4 दिनों से, उसकी जड़ों में क्या है। सरकार भी शामिल है, स्थानीय लोग भी शामिल हैं, और सबसे बड़ी बात की जो भीड़ बढ़ाई जा रही है टूरिज्म के नाम पर, जो आकर्षण बनाया जा रहा है, और प्रदेश की जनता, हर हिमालयी प्रदेश की जनता को यह बताया जा रहा है कि टूरिज्म है तुम्हारी जिंदगी है। और उसके बाद की जो यह तबाही है, क्या 2-4 हजार, 10 हजार, 20 हजार मुआवजा देने से उनके बच्चे, उनका परिवार, उनकी पीढ़ियों की मेहनत, उनके घर बार लौट आएंगे? यह सोचना वहां की जनता को है। और सबसे बड़ी बात जो अतुल सती कह रहे थे बातचीत में, कि आखिरकार वोट देने के लिए राजनीति का यह मुद्दा कब और कैसे बनेगा, यह सबसे महत्वपूर्ण। जनज्वार, जनता की मीडिया।